नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं लाडा ग्रेंटा के बारे में। लाडा ग्रेंटा रशिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। पिछले कुछ सालों के टॉप 10 फिगर जब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर महीने जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी लाडा ग्रेंटा रही है। क्या कुछ चीज़ें हैं लाडा ग्रेंटा के बारे में, उनकी बात करते हैं। ये वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली इन्फॉर्मेटिव टाइप ही होगा। आप ऑब्वियसली इंडिया में रह के लाडा ग्रेंटा खरीद तो नहीं सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आई थॉट कि ये बनाना बहुत अच्छा लगेगा आपको। 2 दिनों से मैं इसको चला रहा हूँ और सिटी में मोस्टली मैंने इसको चलाया। क्या कुछ मेरे इंप्रेशन उसकी बात करते हैं। कंपैरिजन अगर आपको करना हो तो इंडिया में आप कह सकते हो वेंटो की साइज़ की गाड़ी है। बाकी प्राइजेस जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये ऑन रोड प्राइस है, इंडियन रुपीज़ में मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास में। तो ये कुछ है। अब इंटीरियर की बात करते हैं, एक्सटीरियर की बात करते हैं, फिर ड्राइव करते हैं और देखते हैं क्या है लाडा ग्रेंटा में जो इसको रशिया की हाईएस्ट सेलिंग कार बनाता है। ये वीडियो आम इंडियन बायर्स के लिए कोई खास काम का नहीं होगा, क्योंकि लाडा इंडिया में गाड़ियां नहीं बेचती हैं। लेकिन इस चैनल पे मैं ओकेशनली ऐसी कार्स को कवर करता हूं जो मेरी और आपकी नॉलेज को एक ग्लोबल लेवल तक अपडेटेड रखे। रशिया का मार्केट काफ़ी सिमिलर है कई मामलों में भारत के मार्केट से, और स्विफ्ट डिज़ायर जैसी दिखने वाली ग्रांटा का वहाँ पे हाईएस्ट सेलिंग होना स्वाभाविक सा लगता है। थैंक्स टू लाडा रशिया एंड एलेक्स फॉर हेल्पिंग मी विद दिस कार। ओके, तो शुरुआत करते हैं चाबी से, जो कि बहुत इजी है। चाबी में कोई भी चीज़ जो लगी हुई नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे हम जो इंडिया में देखते हैं ना कि रिमोट पुश स्टार्ट स्टॉप वगैरह ये सब चीज़ें, वो यहाँ पे अंडर 10 लाख की कार में इतनी कॉमन नहीं है। फीचर्स को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ पे ड्राइव जो है उसको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो चाबी एकदम सिंपल सी है। हालांकि यहाँ पे जो होता है ना सेंट्रल लॉकिंग वाला सिस्टम जो आफ्टर मार्केट, वो बहुत चलता है, लेकिन ये गाड़ी एकदम फ्रेश है। इस जस्ट जब गाड़ी दी थी मुझे तब 11 किलोमीटर ही गाड़ी ने कवर किया था, तो एकदम फ्रेश है। तो इसमें वो चीज़ अभी नहीं लगी हुई है। क्या चीज़ें हैं, फ्रंट में हेडलाइट्स मिलती है हेलोजन, और आपके पास में यहाँ पे इंडिकेटर्स है। थोड़े से यहाँ पे DRL को, पार्किंग लाइट जो उन्हीं को DRL बना के रखते हैं, तो वो यहाँ पे है। यहाँ पे फॉग लैंप्स की जगह जरूर है, बट फॉग लैंप इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं है। उसके बाद में फ्रंट में यहाँ पे लाडा का लोगो है जो आप देख पा रहे हैं, और कुछ ऐसी ग्रिल दी गई है। अब ये क्योंकि स्पोर्टियर ट्रिम जो है वो है ये, तो इस वजह से आप देख पा रहे हो रेड इंसर्ट्स है कुछ, और थोड़ा सा ब्लैक जो है मैट फिनिश ब्लैक का काफ़ी इस्तेमाल इन्होंने किया है। साइड में अगर आप यहाँ देखोगे तो गाड़ी में आपके पास में 15 इंचेस के व्हील्स है। 185, 55, 15 ये जो पर्टिकुलर टायर साइज़ जो है वो लग रखी है। और इधर जो है आपके पास में LED जो आपके इंडिकेटर है वो 10 इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये बात हो गई बाहर मोटा मोटी। इस तरफ आपके पास में ऑब्वियसली ड्राइवर एंट्रेंस डोर है, जो कि अगर आपको अभी तो खुला है, नहीं तो इससे खुलता है वो। और कुछ ऐसा सा नज़ारा है। मैं आपको हुड जो है वो भी खोल के दिखाता हूँ। हुड मैंने खोल दिया है, बाद में देखते हैं, लेकिन पीछे की तरफ क्या है वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पे जो है स्पॉइलर है एक छोटा सा, जो कि अगेन इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए ही आता है, ग्रेंटा एक्टिव ड्राइव के लिए ही। और ग्रेंटा जो है मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली जरूर है, हालांकि ये वेरिएंट ज़्यादा जो है इतना नहीं बिकता है। इनफैक्ट मॉस्को में तो जैसे मैंने आपको बताया ये वेरिएंट ऑलमोस्ट दिखता ही नहीं है। वेस्टा फिर भी दिख जाता है लाडा का, लेकिन ये नहीं दिखता। पीछे टेल लाइट्स है कुछ ऐसी सी, और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की जगह ज़रूर है, बट रिवर्स पार्किंग सेंसर एज एन एसेसरी आता है उसमें है नहीं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ऐसा एग्जॉस्ट जो स्पोर्टियर एग्जॉस्ट जो है वो आपको ज़रूर यहाँ पे दिख जाएगा। लाडा लिखा हुआ है इस तरफ, और हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे लगा हुआ है। और इसमें आपको ऑब्वियसली यहाँ पे गाड़ी में ये चीज़ें आपको हमेशा मिल जाएगी, जैसे ये डिफॉगर जो है, डिफॉगर वगैरह, सीट हीटिंग जो है, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो आपको मिल ही जाती है। ये यहाँ पे फ्यूल भरने के लिए अगेन पेट्रोल जाता है। आप 92 ऑक्टेन 95 ऑक्टेन डाल सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो। एंटीना ऊपर की तरफ यहाँ लगा हुआ है। हुड हमने खोला था। ये रहा इंजन, जो कि एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है आपको। 1.6 लीटर का ये पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 108 bhp की पावर और 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो इससे मिलता है। काफ़ी बढ़िया एक्चुअली ये इंजन है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ट्रैक्टेबिलिटी, जिस तरीके से पावर ये डिलीवर करता है। आई बिलीव ये रेनो से लिया गया है, आई एम नॉट श्योर, बट शायद ये रेनो से लिया गया इंजन है, क्योंकि लाडा पहले बहुत ही क्लोजली रेनो के साथ में काम करती रही है हमेशा से, जब से वो मतलब मॉडर्न कार्स बनाना लगे तब तक। हालांकि ये गाड़ी लाडा ने खुद ने बनाई है, बट ये इंजन शायद रेनो से लिया गया है। आप कंफर्म कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। बूट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस पर्टिकुलर गाड़ी में एक AMT वेरिएंट भी आता है, लेकिन वो मेरे को चलाने को नहीं मिला। बूट अभी भरा हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपके लिए ये भी बेटर चीज़ है कि आपको पता चल जाएगा कितना स्पेस है। एक बड़ा बैग पीछे रखा हुआ है, इधर इतनी जगह है, एक बड़ा बैग यहाँ रखा हुआ है, छोटे से कुछ बैग यहाँ रखे हुए हैं, और सीट जो है वो स्प्लिट भी हो जाती है, आगे फोल्ड भी हो जाती है, तो और ज़्यादा स्पेस बढ़ जाता है। किसी भी तरीके का इंसुलेशन जो है वो यहाँ पे नहीं आता है। अब चलते हैं अंदर। ओके, तो इंटीरियर जो है वो ऑल ब्लैक आपको दिख रहा है, क्योंकि वो ऑल ब्लैक है। तो इंटीरियर जो है वो ऑल ब्लैक यहाँ पे है। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी।
तो गाड़ी मैंने कर ली है स्टार्ट और सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वेल आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ बटन्स हैं जो कि स्पेशली इधर आप ये देख पा रहे हैं, ये हेडलाइट की कंट्रोल है, नीचे फॉग लैम्प का बटन है और ये नीचे हेडलाइट लेवलर जो है आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, बट ये यहाँ नीचे जो है ये हेडलाइट लेवलर है, आपको हेडलाइट किस पोजीशन में रखनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगेन वो मैनुअल है, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक जैसा लग रहा होगा बट वो है नहीं, वो मैनुअली जो है ये चीज़ें सब करता है। उसके बाद इस तरफ है आपके पास में इंडिकेटर और हाई बीम जो है वो देने के लिए सिंपल सा जैसा हम देखते आए हैं। इधर जो है आपके पास में वाइपर कंट्रोल है, प्लस ये जो आप देख पा रहे हो रीसेट बटन और ऊपर नीचे वाला, ये एक्चुअली MID में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उनको टॉगल करने का काम आता है। ये पर्टिकुलर MID जो है इसके पास में एक छोटा सा स्विच यहाँ पे भी लग रखा है जिससे आप जो है ट्रिप देख सकते हो। 141, 159 इज ओडो और 141 ये जो है ट्रिप है, ये मैंने बाद में रीसेट की थी उसके बाद का इतना है। मतलब बेसिकली ये मैंने सिटी में जितना चलाया उसकी ट्रिप है। एक्चुअली इस गाड़ी को हाईवे में चला नहीं पाया हूँ, अब मैं चलाऊंगा जब ये आपका मेन पार्ट रिकॉर्ड करेंगे ड्राइवर, तब मैं हाईवे पे लेके जाऊंगा। उससे पहले अभी तक मैं हाईवे पे लेके नहीं गया हूँ इसको। नीचे दिखा रहा है कितना रेंज बाकी है, ये फ्यूल अभी मुझे डलवाना है। नीचे ऑब्वियसली फ्यूल जो है वो आपको दिखा रहा है। अगर आप ये बटन इस्तेमाल करते हैं तो क्या दिखता है, अगर आपको वोल्टेज दिख रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है कूलेंट का, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, ये पता नहीं क्या दिख रहा है, GSI 0101 आई डोंट नो ये क्या है ऑनेस्टली। यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है, बाहर का क्या है, काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन टेम्परेचर एक्चुअली मॉस्को में रिकॉर्ड तोड़ है। मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी थी कि पिछले 35 सालों में इतना टेम्परेचर नहीं गया है जून में कभी भी। यहाँ पे आपके पास में एवरेज स्पीड है, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे कितने लीटर फ्यूल कंज्यूम कर लिया है गाड़ी ने रीसेट के बाद में, वो सब चीज़ें आपको दिखाता है। और ये गाड़ी का मतलब लीटर पर 100 किलोमीटर कितना कंज्यूम करिए, बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो क्या है वो रियल में आपको बता देता हूँ। ये ज़्यादा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रही थी कल, ऑलमोस्ट 4 घंटे और एसी चल रहा था। इधर आपके पास में है टेकोमीटर, इधर आपके पास स्पीडोमीटर और कुछ वार्निंग लाइट वगैरह जो है वो भी इधर है। ये एसी के वेंट्स है, नीचे की थोड़ी सी फिनिश दी गई, हर एक चीज़ जो है हार्ड प्लास्टिक है, हर एक जगह हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपके पास में स्टोरेज स्पेस है, एसी वेंट्स, एसी बहुत अच्छा काम करता है इसका, गुड थिंग। ये यूनिट है यहाँ पे हेड यूनिट। और आपको एक चीज़ जान के सरप्राइज होगी कि ये न्यू एज जो लाडा ग्रांटास है उन्हीं में एसी आता है, बाकी लाडा ग्रांटास में एसी नहीं आता है। तो यहाँ पे एसी इज़ नॉट दैट बिग ऑफ प्रायोरिटी फॉर पीपल। हालांकि हीटिंग आनी जरूरी होती है लेकिन एसी जो है वो यहाँ पे कई गाड़ियों में नहीं आता। तो इस गाड़ी में एसी देख के काफ़ी सारे लोकल लोग जो मतलब यहाँ पे मॉस्को के और भी दोस्त थे जिनसे मिला, वो भी सरप्राइज थे कि क्या बात है इसमें एसी आता है, हमें तो पता ही नहीं था। तो यहाँ पे आपके पास में ये म्यूजिक सिस्टम है जो कि 2 in वाला सिस्टम है और इसमें ब्लूटूथ काम करता है, ऑक्स काम करती है, USB काम करती है, SD कार्ड काम करता है और FM वगैरह काम करते हैं। AC और यहाँ पे ये जो AC का ऑन ऑफ का ये डिफॉगर का है। नीचे की और आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और छोटा सा स्पेस है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे सीट हीटिंग जो है उसके 2 ऑप्शन है, ये सीट हीटिंग ऑन करनी है ऑफ करनी है। छोटे छोटे कप होल्डर्स है, यहाँ पे आपके पास में स्पेस है हल्का सा जो कि प्रॉब्ली आपको कुछ रखने के काम नहीं आ सकता क्योंकि हैंड ब्रेक जो है वो यहाँ जाता है, फिर भी आप कुछ सिक्के वगैरह जो यहाँ पे रख सकते हैं। छोटा सा यूटिलाइजेशन स्पेस का अच्छा नहीं हुआ वो इस जगह पे, जैसे यहाँ पे कुछ भी आर्मरेस्ट वगैरह दी जा सकती थी। और ये आपके पास में सीट अगर आपको रिक्लाइन करनी है तो इसकी मदद से करनी पड़ती है जो कि काफ़ी इनकन्वीनियंट वे है, बट इससे पता चलता है कि रेनो से सीखे हुए हैं। रेनो बहुत ही फेमस है ऐसी इनकन्वीनियंट चीज़ें बनाने के लिए। यहाँ पे आपके पास में ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स में छोटा सा स्पेस ऊपर है जिसमें एक्चुअली पेन वगैरह होल्ड करने के लिए कुछ बन रखा है और ये नीचे छोटा सा स्पेस यहाँ पे है। ये हो गए स्टोरेज स्पेसेस वगैरह। ऊपर की ओर ये वाइजर है जिसमें वैनिटी मिरर नहीं है और ये तो भूल ही जाओ कि एक्सटेंड होता है और इतना खास मतलब जो है ये इतनी सारी जगह भी छोड़ देता है। हालांकि जो पैसेंजर है उसके लिए वैनिटी मिरर जो है वो मिलता है। ये LED लाइट्स है विच इज़ नाइस और अच्छी खासी ब्राइट भी है। SOS का बटन जरूर दिया है लेकिन इसको मैंने 2-3 बार दबा के देख लिया तो कुछ हुआ नहीं है खास, कुछ मज़ा नहीं आया इससे। काफ़ी बढ़िया जो है एरिया, ग्लास एरिया, ये चीज़ माननी पड़ेगी। और अभी ड्राइव करते हुए भी उसके बारे में बताऊंगा कि ये पिलर वगैरह जो है वो भी बढ़िया है। ग्रैब हैंडल्स है जिसमें कोट हुक आगे भी दिया गया है। बाहर निकलते हैं और यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं जो आप देख ही चुके हो और इधर जो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर जो है वो है। 2 ही कंट्रोल इसलिए पावर विंडोज़ क्योंकि पीछे वाली जो है पावर विंडोज़ है नहीं। ये एक्चुअली थोड़ा छोटा है, 1 लीटर की बॉटल आती है बहुत मुश्किल इसमें। और सीट जो है वो हाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं है, सिर्फ रिक्लाइन आगे पीछे होती है। हालांकि ये जो स्पेस है ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा स्पेस जो है पाँव रखने के हिसाब से मिल जाता है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। और इनफैक्ट जो AC है उसकी हवा भी काफ़ी बढ़िया फ्लो होती है नीचे, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग। ये मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। अपनी हाइट के हिसाब से मैं एडजस्ट कर चुका हूँ ये सीट और लेट्स सी कितना स्पेस बचता है। तो इतना कुछ स्पेस जो है रियर में है जो कि ठीक है। नीचे भी आप पाँव घुसा सकते हो विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। ये यहाँ पे हेडरेस्ट कुछ ऐसा दिखता है, हालांकि ये सीट थोड़ी सी और आगे कुछ इतनी रहेगी जब मैं नॉर्मल रहूँगा, तो ठीक ठाक स्पेस यहाँ पे है। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम एक्चुअली अच्छा है,
हेडरूम इज़ गुड, मतलब आप 6 फुट के हो तो भी आप बैठ पाओगे। 3 लोग बीच में बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, वेल 3 लोग तो नहीं बैठ पाएंगे, बीच में एक बच्चा जरूर बैठ पाएगा, उतना स्पेस यहाँ पे। हालांकि 3 हेडरेस्ट प्रॉपर और प्रॉपर 3 सीट बेल्ट दिए गए, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट दिया गया है प्रॉपर बीच वाला भी, जो कि एक अच्छी चीज़ है, सेफ्टी एनहांस करती है। आइसोफिक्स सीट बेल्ट वगैरह जो है वो भी यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पे भी इंडिया की तरह सेफ्टी रेटिंग्स जो है उसमें कोई खास लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा है, अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो इस पर्टिकुलर गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स क्या है ये हमें नहीं पता है। और ग्लोबल एनकैप यहाँ पे टेस्ट नहीं करता है रशिया के लिए, कुछ मैन्युफैक्चर यूरो एनकैप जरूर फॉलो कर देते हैं, वो अलग बात है। सीट जो है वो फोल्ड होती है, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये सीट कुछ इस तरीके से नीचे जाती है। इनफैक्ट ये सीट ओके, ये हटाना पड़ेगा, ये सीट नीचे जाती है, प्लस ये नीचे वाली सीट जो है वो आप ऐसे ऊपर उठा सकते हो। ये देखो, ये आप ऐसे उठा सकते हो, तो पूरा फ्लैट बेड टाइप जो है सिस्टम बन जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। हमारे यहाँ पे इको स्पोर्ट में इनिशियली ये होता था, फिर बाद में इको स्पोर्ट से वो फीचर निकाल दिया गया था। ये सब चीज़ें हैं लाडा ग्रांटा के बारे में, जो कि हाईएस्ट सेलिंग कार है रशिया की। अब इसको चलाते हैं। ओके, तो ड्राइव करते हुए बात करते हैं लाडा ग्रांटा की, और थोड़ा सा शॉर्ट में इसको रखेंगे ड्राइव इंप्रेशंस को, बिकॉज ऑब्वियसली डिटेल में जाके आपको कौन सा खरीदनी है। स्टार्टिंग करते हैं एर्गोनॉमिक्स और विजिबिलिटी वाइज। तो विजिबिलिटी वाइज गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप देखो, चाहे वो बाहर के ORVM हो चाहे RVM, अभी तो पीछे बैक पड़ा तो आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, चाहे वो बाकी ग्लास एरिया हो, ओवरऑल बढ़िया विजिबिलिटी गाड़ी की आती है। जिस हिसाब से आगे बैठते हैं हम, तो आगे की सीटिंग जो है जो लग रही है वो सब भी जो है काफ़ी सुंदर, एक्चुअली काफ़ी सुंदर, मतलब काफ़ी क्लीन व्यू जो है उसका आता है। फिर बात आती है कि गाड़ी जो है वो किस तरह की एर्गोनॉमिक्स लेती है। तो एर्गोनॉमिक्स रिलेटेड भी कोई ऐसा इशू जो है मुझे मतलब मैं नोटिस नहीं कर पाया हूँ। काफ़ी क्लीन ओवरऑल चीज़ें हैं, जो जहाँ है वहाँ समझ में आता है, ऐसा कुछ ऑड नहीं है। थोड़ा सा तो रेनो से इंस्पायर्ड थे ये इनिशियली अपने डिज़ाइन लैंग्वेज में, बट फिर उस टाइम की रेनो के हिसाब से भी ये काफ़ी एर्गोनॉमिकली सॉर्टेड कार है, कोई भी इशू वहाँ पे नहीं लगता है। फिर बात आती है ओवरऑल ड्राइविंग कंफर्ट की, तो वो भी अच्छा है। दो आई फर्मली बिलीव कि ये लोग सीट हाइट वाला फंक्शन जो है उनको देना चाहिए, भले इस प्राइस पॉइंट पे मतलब बाकी गाड़ियों में भी कम ही आता है वो, बट फिर भी वो चीज़ तो होनी चाहिए, सीट एडजस्टमेंट तो है, वो चीज़ तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद में बात आती है कि गाड़ी जो है वो उसका इंजन और उसका गियर बॉक्स वगैरह कैसा है। तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये मैं चला रहा हूँ। एक AMT भी आता है, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, वो AMT आता है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे सिर्फ 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पर AMT आता है। इंडिया में यूजुअली 40 से 50,000 रुपये AMT की कॉस्ट जो है वो ऐड हो जाती है। तो ये मतलब ये दो इंजन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, ट्रांसमिशन ऑप्शन अवेलेबल है। इंजन में सिर्फ एक ही 1.6 का जो मैंने बताया आपको, 108 हॉर्स पावर और 148 न्यूटन मीटर। एक्चुअली बहुत बढ़िया इंजन है, मतलब जो पिकअप है इनिशियल वो, उसके बाद में जिस तरीके से किसी भी पावर, मतलब किसी ऑलमोस्ट आप मान लो कि 1500 RPM से लेके 4500 5000 RPM तक कभी भी आप टैप कर दो, आपको एकदम से एक्सेलरेशन मिल जाता है। ये तो गाड़ी का वेट भी 1400 किलो के आसपास है, तो वो थोड़ी सी वो चीज़ है कि थोड़ा उस हिसाब से अच्छा पावर फिगर है इस गाड़ी के लिए। और 1400 नहीं, सॉरी, ये 1100 kg के आसपास का वेट है, तो वो एक जरूर हेल्प करता है। ओके, ये प्रॉपर रशियन ड्राइवर्स, आपको अगर एग्जांपल देखना हो कैसे रशियन ड्राइवर्स फेमस है, तो इसने जो अभी हरकत करी तो वो उसी चीज़ के लिए फेमस है ये लोग। तो यहाँ पे ये ज़रूर है कि इंजन वगैरह जो है काफ़ी बढ़िया चूज़ उन्होंने कर लिया है, जिस हिसाब से गाड़ी की वेट है वो, और वो चीज़ कहीं भी ये फील नहीं करवाती है कि ये गाड़ी अंडर पावर्ड या ऐसा कुछ भी। और प्लस फ्यूल एफिशिएंसी भी एक्चुअली डिसेंट है। आपको लगभग, मतलब मॉस्को में तो ज़्यादा नहीं, मॉस्को में तो मेरे को 11 के आसपास की मिल रही है, बट हाईवेज पे आई बिलीव 15 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी, 16 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी। कंसिडरिंग यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट जो कि इंडिया से आधी है, और ये फ्यूल एफिशिएंसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ये एक बड़ा रीज़न है इसके बिकने का, क्योंकि प्रैक्टिकल है गाड़ी, स्पेस बहुत है, 500 550 ml 500 550 के आसपास का बूट स्पेस है, और फिर फ्यूल एफिशिएंसी है, और फिर गाड़ी की मेंटेनेंस कम है, तो वो सब चीज़ें मिला के जो है काफ़ी बढ़िया है। हैंडलिंग गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली मैं अभी थोड़े आगे जाके बात करता हूँ उसकी। लाडा की यूजुअली हैंडलिंग वगैरह को ऐसा कहा जाता था कि लाडा वगैरह जो है बढ़िया हैंडल होने वाली कार्स नहीं बना पाते हैं, बट सरप्राइजिंगली ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया हैंडल होती है, तो वो इशू जो है वो नहीं है। ये बंदा मेरे को काफ़ी अजीब लग रहा है जिस हिसाब से चला रहा है। GLE 400D, ओके, लड़की चला रही थी, लड़का नहीं था। दीदी कहीं भी डाल रही गाड़ी को इधर उधर। सैंगयोंग रोडियस, ये मतलब जब रेक्सटन जो आती है, जो हमारे यहाँ पे एल्तुरस बन के यहाँ बेची जाती थी, या अभी तक तो बिक रही है, वो उससे पहले ही आती थी इनकी रोडियस 7 सीटर कार है ये। और सैंगयोंग यहाँ मतलब कम दिखती, बहुत ही कम, मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी सैंगयोंग देखी है मैंने मॉस्को में।
तो हैंडलिंग जो है वो गाड़ी की एक्चुअली अच्छी है, मतलब इट्स नॉट फोक्सवैगन लेवल बट डेफिनेटली जो हम Hyundai और मारुति से देखते हैं उससे बेहतर हैंडलिंग है। स्टीयरिंग धीरे धीरे वेट पकड़ लेता है, वो अच्छी चीज़ है गाड़ी की। और ये रेगुलर जो टायर्स है, मतलब स्टैंडर्ड टायर आते हैं जो रेगुलर ग्रैंटा में आते हैं, वही इसमें लग रखे हैं, कोई चौड़ी प्रोफाइल ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद काफ़ी अच्छी हैंडलिंग जो है मुझे इस गाड़ी की लगी है। और ओवरऑल सस्पेंशन वगैरह जो है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ज़्यादा गड्ढों में आवाज़ नहीं करते हैं और ऐसे कोई ज़्यादा अंदर भी जो है शॉक जो है वो अंदर नहीं लगता है। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से और ज़्यादा सेंसिबल भी है। लेकिन बात यही है कि अब क्योंकि होम ग्राउंड ब्रांड है, धीरे धीरे काफ़ी ऐसी चीज़ें, काफ़ी ऐसे फीचर्स है जो धीरे धीरे ये कंपनी जो है मिस करती जा रही है। जैसे कि मतलब आज फीचर ओरिएंटेड हम इंडियंस तो ज़्यादा ही हो गए हैं, कुछ हमें कोरियंस ने आदत डाल दी है। यहाँ पे उतने फीचर्स नहीं आना और मॉडर्न डे की चीज़ें नहीं होना जो है वो ज़रूर लोगों को अब लगने लगा है कि वो हमारी इन गाड़ियों में भी होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो फिर उनका प्रेफरेंस जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है। अब लाडा जो है वो एक्चुअली अलायंस में भी है। अलायंस व्हेन आई से दैट मीन्स मित्सुबिशी निसान वाला जो है, तो वहाँ रेनो मित्सुबिशी निसान, तो वहाँ पे धीरे धीरे हो सकता है ओवर द टाइम उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाए और फिर वही जो गाड़ियाँ बनाए वही मिलती जाए और एक्चुअल लाडास जो है वो जो लाडा ने बनाई है वो शायद धीरे धीरे जो है अब कम होते जाए। तो ये सब कुछ है लाडा ग्रैंटा के बारे में मेरे इंप्रेशंस। और कैसी लगी आपको, क्या आपके कमेंट्स है, कैसा आपको रशिया का कार चॉइस जो है वो लोगों की लगी है। लाडा ग्रैंटा जो सबसे ज़्यादा बिकती है, मॉस्को में तो ज़्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन आप जब भी मॉस्को से बाहर सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह में जाओगे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को से बाहर कहीं जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।